So question is, guys, pretty important question. Pretty important question. ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है? रफ. कैसा इंक्लाइन प्लेन है? रफ इंक्लाइन प्लेन है. और साथ में ये भी बोला है इट इज सफिशिएंट रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. इट इज सफिशिएंट रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. भले ही उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया, लेकिन वो ये बोलना चाह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि स्लिपिंग ना हो. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि स्लिपिंग ना हो. और स्लिपिंग ना हो तो इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक. और स्टैटिक की तो सही पूछा जाए तो मुझे डायरेक्शन भी पता, स्टैटिक की हमें डायरेक्शन पता नहीं होती. स्टैटिक की हमें डायरेक्शन पता नहीं होती. कर लेना डायरेक्शन, कुछ भी अज्यूम कर लेना. और स्टैटिक की वैल्यू जो तुमने अज्यूम करी है और वो पॉजिटिव आ गई, देन इट इज फाइन. और अगर वो नेगेटिव आ गई तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. डज दैट मेक सम सेंस? पक्का? क्वेश्चन क्या था? डायग्राम तो बनाया ही नहीं. बॉल थी, मास m है, रेडियस r है और रेडियस ऑफ गायरेशन k है. क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इफ इट डज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. गाइस कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एफबीडी कहेगा नीचे लगेगा mg, ऐसे लगेगा नॉर्मल, और कोई फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा. एज अ रूल बना लो, जब भी हमारा ग्राउंड पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा तो कौन सा फ्रिक्शन मानेंगे? स्टैटिक लगेगा. डायरेक्शन कुछ भी मान लो, पीछे नहीं, प्लेन के तो पैरेलल ही लगता है. फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू प्लेन लगता है. या तो नीचे मानोगे या ऊपर मानोगे. कौन सा? म्यूकेन? नहीं, स्टैटिक की वैल्यू भी नहीं पता. इनफैक्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए यहां पर 3 अननोन है, ACM, अल्फा एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो अननोन. ये तो तुमने FBD बनाया. एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसे ACM मान लो. अच्छा अल्फा कैसे होगा? ऐसे. हाँ कभी वैसे स्टैटिक ऐसे माना है, टॉर्क भी ऐसी लग रही होगी, हाँ या ना? ओके ये थीटा है. mg को रिजॉल्व कर दो. ये वाला एंगल थीटा होगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा. ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? नॉर्मल इज mg cos थीटा, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? mg sin थीटा माइनस fs इज ma. ये दोनों इक्वेशन ही किसकी है? ट्रांसलेशन की है. y एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन, f नेट इज 0, नॉर्मल इज mg cos थीटा. x एक्सिस में क्या कह दोगे? ठीक है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. y एक्सिस में तो नॉर्मल इज mg cos थीटा, x एक्सिस में कह दोगे mg sin थीटा माइनस fs इज ma. टॉर्क अबाउट जनरल रिजिड बॉडी मोशन में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास. कितना हो गया? FSR इज ICM को लिख दोगे mk स्क्वेयर अल्फा. हो गया.
गॉट इट। और क्या इक्वेशन बनेगी भाई? ये तुमने ट्रांसलेशन की बोली, ये रोटेशन की बोली, हाँ या ना? रोटेशनल मोशन, नो स्लिप कंडीशन, इधर हो जाएगा ACM और इधर हो जाएगा R अल्फा, जो डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से ACM इधर, R अल्फा इधर, और नीचे वाला ग्राउंड क्या है? रेस्ट पे, तो हम कहेंगे ACM माइनस R अल्फा इज 0। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। मान लो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक काम करते हैं, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से स्टैटिक फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर दो, स्टैटिक फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर दो। कैसे कर दोगे? R को नीचे लेके जाओ, दोनों को ऐड कर दो, FS कट गया, ये बन जाएगा mg sin थीटा इज ma प्लस mk स्क्वेयर बाय r, और अल्फा को लिख सकता हूं a बाय r, m कट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर, 1 प्लस k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर। एम आई राइट? अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो a की वैल्यू डाल दो यहां पर, या फिर एक काम भी कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ACM इज R अल्फा, तो यहां से ACM कितना आ जाएगा? mg sin थीटा माइनस FS बाय m, इज दिस ACM इज इक्वल टू R, अल्फा कितना था? FSR बाय mk स्क्वेयर। अरे FSR इज ICM अल्फा, अल्फा कितना हो गया? FSR बाय mk स्क्वेयर, तो ये हो गया R अल्फा, तो ACM इज R अल्फा, m काट देना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस R स्क्वेयर बाय k स्क्वेयर। क्या आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस R स्क्वेयर बाय k स्क्वेयर। ACM भी निकल गया, FS भी निकल गया। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब मैं बताता हूं, कम से कम भी 10 तरह के बन सकते हैं इस पे। कैसे? वैल्यू निकलने के बाद बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं, सपोज करो ये यहां से छोड़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी थी सही थी, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा था? अपवर्ड्स ही लग रहा था, हाँ या ना? ओके, अब मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी भी 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 थी, और ये रफ था, रफ वाला केस ही लिया है हमने। सेम ही क्वेश्चन है, उसका मैं बता रहा हूं कि क्या पूछ सकता है। तो इसका कुछ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया और कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आया, और A इज इक्वल टू R अल्फा, नो स्लिप कंडीशन, रफ है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आ रहा है। अब वो नीचे आएगा ऐसे, वो L नीचे आ गया मान लो, यहां पे आते आते उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया VCM, और एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, टाइम हो गया T। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया VCM, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, टाइम हो गया T, और ये L डिस्टेंस नीचे आ गया। यहां तक की बात समझ में आई है? क्या मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं, ट्रांसलेशनल मोशन पे अलग से एंड रोटेशनल मोशन पे अलग से? ये नहीं कह सकता VCM इज UCM प्लस ACMT, ये नहीं कह सकता डिस्प्लेसमेंट CM इज UCMT प्लस हाफ ACMT स्क्वायर, ये नहीं कह सकता VCM स्क्वायर इज UCM स्क्वायर प्लस 2 ACM इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सेंटर ऑफ मास। ये तो ट्रांसलेशनल मोशन पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, कह सकता हूं ना, क्योंकि एसीएम इज कांस्टेंट, एसीएम इज कांस्टेंट एंड सो इज योर अल्फा। अल्फा इज कांस्टेंट, तो तुम कह दोगे ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डैश इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बात सुनो, ये थीटा डैश का कोई भी रोल नहीं है इस थीटा से, ये थीटा बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थिंग है, और ये डेल्टा थीटा डैश एंटायरली डिफरेंट थिंग है। थीटा डैश, डेल्टा थीटा डैश क्या चीज है कि पहले ये लाइन ऐसे थी और अब ये लाइन घूम गई, कितने से, डेल्टा थीटा डैश से, कितने से घूम गई, डेल्टा थीटा डैश से घूम गया। और ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा डैश। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज you can apply 3 equations of motion for translational motion as well as rotational motion। क्यों समझाया मैंने ये, अब अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक तो कॉन्फिडेंस आया और एक ये भी समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उन्होंने कहा 4 डिफरेंट बॉडीज ली, यहां पे एक ले ली डिस्क, एक ले ली रिंग, एक ले लिया सॉलिड स्फीयर, एक ले लिया हॉलो स्फीयर। सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। ये कह लो मास को डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से कर दिया कि मास और रेडियस दोनों सेम है, चारों के सेम है, चारों के मास सेम है, चारों के रेडियस भी सेम है, लेकिन किसी में तो वो मास डिस्क की शेप में है, किसी में वो मास रिंग की शेप में है, किसी में सॉलिड स्फीयर है, किसी में हॉलो शेल है। चारों को ऊपर से छोड़ा, चारों में ये मान रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। अब क्वेश्चन है कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आना चाहिए कि हमारा आर के स्क्वायर होता है, रिंग के लिए हो जाता था ये आर स्क्वायर, डिस्क के लिए हो जाता था 0.5 आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 0.4 आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 दैट्स 0.67 आर स्क्वायर। ये हो गया रिंग, ये हो गया डिस्क, ये सॉलिड स्फीयर, ये हॉलो शेल। तो के की वैल्यू सबसे बड़ी किसके लिए है, रिंग के लिए, रिंग के लिए, रिंग के लिए सबसे बड़ी है, फिर हॉलो स्फीयर के लिए है, फिर डिस्क के लिए है, और के स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए है। हाँ या ना। इसका मतलब अब इस फॉर्मूले को देखा, एसीएम को, एसीएम आ रहा था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के जिसके लिए बड़ा होगा उसका एसीएम छोटा होगा। तो के बड़ा है रिंग का, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे छोटी होगी रिंग की, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी शेल की, हॉलो, हाँ या ना, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी क्या बोलते हैं डिस्क की, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी सॉलिड स्फीयर की। क्योंकि सॉलिड स्फीयर में के सबसे छोटा है तो ये डिनोमिनेटर छोटा, तो ओवरऑल चीज बड़ी, तो सबसे ज्यादा तेज एक्सेलरेट कौन करेगा, सॉलिड स्फीयर। समझ में आया। अब सुनो, यहां से यहां आना है तो सब कितना डिस्टेंस आए, L। तो इक्वेशन लिखो, L इज रेस्ट से छोटा था तो यूसीएम 0 हो गया, तो L इज हाफ एसीएम टी स्क्वायर। तो जिसका एसीएम बड़ा उसका टाइम छोटा, जिसका एसीएम बड़ा उसका टाइम छोटा। तो टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज लीस्ट एंड टाइम ऑफ रिंग इज मैक्सिमम। गॉट इट। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और टाइम हो गया। क्या मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सोच सकता हूं? मैंने कहा थर्ड वाली इक्वेशन से सोच लो, यूसीएम तो 0 है, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा था, तो वीसीएम स्क्वायर इज 2ACM और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया L। जिसका एसीएम बड़ा उसका वीसीएम भी बड़ा, एसीएम बड़ा था सॉलिड स्फीयर का, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे बड़ी हो जाएगी सॉलिड स्फीयर की, और सबसे कम हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। नीचे पहुंचा
तो यहां पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल होती है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, रोटेशनल होती है हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। तो हमने कहा जिसका वीसीएम बढ़ा उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, क्योंकि हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। तो मैंने कहा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी हुई सॉलिड स्फीयर की, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे छोटी हुई रिंग की। इसमें हीट जनरेट होता था? नहीं। क्यों नहीं होता था हीट जनरेट? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है ना ये। स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में कोई हीट जनरेट नहीं होता। इसमें क्या फंडा लगाओगे? लॉस इन जीपी। लॉस इन जीपी हो जाएगा mg h इज हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। तो लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल केई प्लस रोटेशनल केई। अब मैं कह सकता हूं जिसकी ट्रांसलेशनल केई बड़ी उसकी रोटेशनल केई छोटी, क्योंकि लॉस इन जीपी mgh इज गेन इन ट्रांसलेशनल केई प्लस रोटेशनल केई। इसमें हीट तो है नहीं, तो हम ये कहेंगे जिसका टीकेई बड़ा उसका आरकेई छोटा। तो सबसे कम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई सॉलिड स्फीयर की, और सबसे बड़ी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई रिंग की। कितने क्वेश्चन हो चुके? 5 हो गए। हाँ है ना। यहां तक का समझ में आ गया? उसके बाद और भी पूछ सकते हैं। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था? mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। हाँ या ना? सोचते हैं, आप दोबारा सोचते हैं। जिसका के बड़ा उसका ये ओवरऑल चीज छोटी, और डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल चीज बड़ी। तो के बड़ा तो एफएस बड़ा, के बड़ा तो एफएस बड़ा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगेगा रिंग में, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा सॉलिड स्फीयर में। इधर देखो बोर्ड की तरफ। आवाज नहीं गाइस, आवाज नहीं। हाँ, मुझसे पूछ लो। आपने वो क्या किया? पहले के स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है, 0.5 उसके नीचे हाँ, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऑर्डर में लिख दिया ना। मैंने ये कह दिया रिंग का ये, फिर उससे कम किसका? हॉलो शेल, उससे कम का डिस्क, और उससे कम सॉलिड स्फीयर। फिर उस ऑर्डर के हिसाब से मैंने सबको लिख दिया। मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी? mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। बिल्कुल आवाज मत करो, मुझे बस समझाने दो। ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना चाहिए ही चाहिए टू डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा, और बॉडी दे रखी है ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के। हाँ या ना? अब एक नया क्वेश्चन बन सकता है। सोचो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैंने तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए कहा था अज्यूम सफिशिएंट फ्रिक्शन टू डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब क्वेश्चन में ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इतना बड़ा मान लो कि इतना स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल हो पाए। मतलब होता ये था कि भाई मान लो फ्रिक्शन चाहिए 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग हो सकता है 15 न्यूटन हो, तो 10 आराम से लग पा रहा है। लेकिन मान लो लिमिटिंग ही 8 है, तो हमारा स्टैटिक 10 तो लग ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही क्या हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करते जाओगे तो लिमिटिंग वैल्यू कम होती जा रही है।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करते जाओगे तो लिमिटिंग वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं, मान लो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 न्यूटन, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिमिटिंग हो सकता है कितना, स्टैटिक है कि वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन और लिमिटिंग हो सकता है 15 हो। क्वेश्चन ये बन सकता है नहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करते जाओ कि लिमिटिंग ही 10 हो जाए। समझे कि नहीं समझे? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक, उतना चाहिए नहीं, चाहिए इतना ही, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है 15 न्यूटन हो, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है 15 न्यूटन हो। तो हमने कहा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही कम करता जाऊंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल 15 से कम होने लग जाएगा, वो 14 हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं बन सकता फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ static friction so that it does rolling without slipping on inclined plane। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? ये एक नया मस्त क्वेश्चन बना दिया। गाइज क्वेश्चन था, तो बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारा डब्बा है, डब्बा नहीं सॉरी रोलर है, और ये एंगल थीटा है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता है। इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इन केसेस में क्या लग रहा था, ऐसे छोड़ते हैं तब ऊपर लग रहा था, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। और मैंने ये कहा कि ऐसे सोचो, कह रहे मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो कि ये ऐसा कर पाए। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करते जाओगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होता जाएगा। तो ये मान लो ये लिमिटिंग ही है, तो ये अगर लिमिटिंग ही है तो हम कहेंगे म्यू मिनिमम इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना था, mg cos थीटा। नॉर्मल कितना था, mg cos थीटा। बेटा mg कट गया, mg कट गया। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। पहली बात तो ध्यान रखना, जो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है, इतना कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए कि ये बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर पाए। इससे कम फ्रिक्शन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो वो रोल तो करेगी लेकिन स्लाइड मारती मारती रोल करेगी। समझ में आ रहा है? जो ये मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इससे कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा। तो तुम ऐसा सोचो ना, एक जमीन ऐसे लो, क्या बोलते हैं, कॉपी दो, कड़ा है किसी के पास? नोबडी, ग्रेट पीपल। जैसे ये है, रोल ही कर गया, दिखाई दे रहा है, स्लाइड भी कर रहा है। हाँ स्किड मारा इसने, स्किड मारा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा है तो करेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कम है तो वो करेगा रोलिंग विद स्लिपिंग। और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये मास के इंडिपेंडेंट है और साथ में रेडियस के भी इंडिपेंडेंट। तुम कहोगे रेडियस तो आ रहा है, मैंने कहा रेडियस एक्चुअली नहीं आ रहा है, ये टाइप ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मान लो ये डिस्क होता, मान लो ये डिस्क होता, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है tan थीटा अपॉन के स्क्वायर को लिख दोगे आर स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा, इसको लिख दिया आर स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया tan थीटा बाय 3।
हाँ या ना? अगर सॉलिड, हाँ तो रेडियस के भी इंडिपेंडेंट हो गया ना। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता tan थीटा अपॉन, इसको लिख देते 2r² बाय 5, तो ये आ जाता 2 tan थीटा बाय 7। तो ना ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना ये मास पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ बॉडी पे। तो मान लो मैं कह दूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हुआ था, मान लो ये थीटा दिया है और ये बॉडी है, और ये कह देता कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मान लो थीटा दे दिया 45 डिग्री। अब जैसे सॉलिड स्फीयर का ले लो, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आ रहा है, tan 45 तो हो गया 1, तो ये हो गया 2/7, ये हो गया 7, 2 जा 14, 6 0, 8 जा 56.28 हो गया। तो मान, और स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड ACM एंड FS अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसने बताया ही नहीं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है या रोलिंग विद स्लिपिंग है, और ये कह दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। अब निपट गए, पूरा पहले सॉल्व करो, ये निकालो म्यू मिनिमम निकाल के वो निकालो, सॉलिड स्फीयर के लिए 0.28 आता है, 0.3 इज ग्रेटर देन 0.28, देयरफॉर इट विल डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और अगर ये क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता 0.2, तो मैं कहता था ये तो करता रोलिंग विद स्लिपिंग। क्या करता, रोलिंग विद स्लिपिंग, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड था उससे भी कम दे दिया। तो मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सोचो, बिल्कुल जहां पर क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां पर उसने क्वेश्चन में ही कहा था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अज्यूम करो। अगर वो कहता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के बारे में नहीं बताया, इंस्टेड ऑफ दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देके कह रहा है कि क्वेश्चन करो, तो निपट गए। पहले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अज्यूम करो, जनरल केस लेके सॉल्व करो, उसके बाद मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मारो, कि मतलब FS को मान लो म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल, फिर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, फिर चेक करो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो उससे कम है या ज्यादा है। वो मिनिमम से भी कम है तो रोलिंग विद स्लिपिंग होगा, उस मिनिमम से ज्यादा है तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। क्वेश्चन है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आधा है तो क्या होगा। हाँ या ना? यहां से छोड़ दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is half of minimum coefficient of friction required to do rolling without slipping। क्या मैं कह सकता हूं इस केस में ऐसे mg लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेगा, ऐसे स्टैटिक नहीं लगेगा, म्यू के एन लगेगा, म्यू के एन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, स्टैटिक थोड़ी लग जाएगा। अब तो रोलिंग विद स्लिपिंग चलेगी। हाँ घूमेगा, क्योंकि टॉर्क तो लगेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कौन लगा रहा है टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट? फ्रिक्शन। ACM ले लो, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ले लो। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? नॉर्मल इज mg cos थीटा, ये तो हो गई y एक्सिस में, हाँ या ना? x एक्सिस में क्या हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस म्यू के, नॉर्मल कितना था? mg cos थीटा इज m ACM। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हो गई g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये तो वैसे ही नहीं आ गई जैसे न्यूटन लॉज में आती थी, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। दैट मेक सेंस? ऐसा कुछ आ गया भाई। इसमें एक अननोन कम हो गया वैसे। क्या? जो स्टैटिक फ्रिक्शन अननोन होता था वो इस क्वेश्चन के अंदर नोन है, म्यू के एन।
तुम कहोगे एक अननोन कम हो गया, एक इक्वेशन भी कम हो गई। इस क्वेश्चन में तुम A इक्वल टू आर एल्फा नहीं लगा सकते, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि इट इज डूइंग रोलिंग विद स्लिपिंग, इट इज डूइंग रोलिंग विद स्लिपिंग, हाँ या ना। तो ACM आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी म्यू के एन इंटू आर, इस डायरेक्शन में म्यू के एन इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज इज ICM अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी म्यू के mg cos थीटा इंटू आर अपॉन ICM। अल्फा आ जाएगा म्यू के mg cos थीटा आर अपॉन ICM। ये बात समझ में आई? अब मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 4 बॉडीज थी, मास m था, रेडियस r था, और इन चारों में 4 डिफरेंट बॉडी थी। 4 कौन कौन सी? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग एंड डिस्क। और सब में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मिनिमम वाले सबके फ्रिक्शन से कम है। समझ में आया? तो सारी की सारी क्या करेंगी? रोलिंग विद स्लिपिंग करेंगी। तो यहां पर VCM 0 हो गया, ओमेगा 0 हो गया अगर रेस्ट से रिलीज किया है। जब वो यहां पहुंचेंगी तो कुछ VCM होगा, कुछ ओमेगा होगा। ध्यान रखना यहां पर VCM इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा। वो ये पूछेगा कि कौन सी पहले पहुंच जाएगी, कौन सी बाद में पहुंचेगी। क्या मैं कह सकता हूं सारी एक साथ पहुंचेंगी? एक साथ इसलिए पहुंचेंगी सबका ACM सेम है, सबका ACM सेम है। तो तुम कहोगे VCM इज 0 प्लस ACM t, L इज इक्वल टू हाफ ACM t स्क्वायर। ये तो ट्रांसलेशनल मोशन से लिख रहे हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ACM सेम है, सबका VCM भी सेम होगा, सबका टाइम भी सेम होगा। सबका VCM सेम है, सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो एक छोटी सी चीज चेंज करके, एक छोटी सी चीज चेंज करके कि ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट टू कॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इनसफिशिएंट। रोलिंग विद स्लिपिंग करेंगे, सारी रोलिंग विद स्लिपिंग करती आएंगे, सबका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो सबका ACM सेम, सबका VCM सेम, सबका टाइम सेम, सबका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम, सबका रोटेशनल भी सेम। रुको, लॉस इन GP mgh is gain in translational kinetic energy plus rotational kinetic energy plus heat। अब ये नहीं कह सकते कि ये सेम और ये सेम, तो तुम ये सेम नहीं बोल सकते क्योंकि हीट भी तो आ गई। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और हीट के बारे में कैसे सोचा जाए? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहां पे? क्या मैं कह सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं हाफ ICM ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हाँ या ना? ओमेगा नॉट तो कितना था? 0। टाइम सबका सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये बन जाएगा हाफ ICM, अल्फा को लिख सकते हो म्यू के mg
कॉस थीटा आर अपॉन आईसीएम इंटू टी का होल स्क्वायर। तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नो, क्योंकि यहां पर भी आईसीएम आया और यहां पर भी आईसीएम आया, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसीएम है, क्योंकि ये पूरी चीज स्क्वायर में हो गई। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता था रिंग का mr स्क्वायर, तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो जाएगी रिंग की और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी सॉलिड स्फीयर की। ये भी पहले प्रीवियस ईयर में कहीं आ चुका है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी, क्या पूछी जाके कि रोलिंग विद स्लिपिंग वाले केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है। 4 ऑप्शन दे दिए, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो शेल। मैंने जब इतना करा दिया तो अब हीट भी सोच सकते हैं। ये सेम जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसमें हीट कम जनरेट हुई है, तो सबसे कम हीट जनरेट होएगी सॉलिड स्फीयर में और सबसे ज्यादा हीट जनरेट होएगी रिंग में। ये अगले साल आ जाएगा। गॉट इट? आई डोंट नो, आई एम जस्ट किडिंग। समझ में आया है या नहीं आया है? दिस वॉज ए नाइस क्वेश्चन। हाँ, सब बुक्स में हो गए, डोंट वरी भाई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। अब रोटेशनल अगर ये सेम है तो जिसका ये ज्यादा ये कम, क्योंकि दिस प्लस 3 का दिस इज दिस, तो दिस माइनस दिस इज कांस्टेंट, तो जिसका ये बड़ा ये छोटा, जिसका ये छोटा ये बड़ा। ऐसे है, यहां से बॉल छोड़ दी और ये एंगल थीटा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू मिनिमम से कम, ठीक है। इसका मतलब ये रोलिंग विद स्लिपिंग करेगा, ये रोलिंग विद स्लिपिंग करेगा। हम कहेंगे इधर लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल, हाँ या ना? गॉट इट? उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले ली ऐसे ACM और एंगुलर एक्सेलरेशन ले ली ऐसे अल्फा। गॉट इट? और इस केस में A इज नॉट इक्वल टू R अल्फा, ठीक है। mg साइन थीटा माइनस म्यू के, नॉर्मल वाज mg cos थीटा, नॉर्मल वाज mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज MACM, m कट गया, तो सबका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम होगा। L नीचे आए, L डिस्प्लेस हुए, ठीक है, VCM हुआ कुछ और यहां पर कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, इसमें VCM इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लोगे तो अल्फा निकलेगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? म्यू के एन R बाय ICM, दैट्स अल्फा। अब सबका ACM सेम है, ACM सेम है तो टाइम भी सेम आएगा, VCM भी सेम आएगा। इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी। उसके बाद लॉस इन जीपी क्या लिखोगे? mg वर्टिकल हाइट h इज हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हीट। लॉस इन जीपी इज गेन इन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के प्लस हीट। हीट निकालनी है हमें तो रोटेशनल के ही निकालनी पड़ेगी और रोटेशनल के ही के अंदर V इक्वल टू R ओमेगा नहीं है, हाँ या ना?
तो ओमेगा सबका अलग अलग होगा क्योंकि सबका अल्फा अलग अलग होगा। गॉट इट। अब हम कहेंगे नीचे का टाइम सेम आ रहा था, नीचे का टाइम बाय द वे सेम क्यों आ रहा था, टाइम सेम क्यों आ रहा था, L इज इक्वल टू हाफ ACM टी स्क्वेयर, और VCM सेम क्यों आ रहा था, VCM स्क्वेयर इज 0 स्क्वेयर प्लस 2 ACM L, हाँ या ना। अब यहां से टाइम तो सेम आ रहा था तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। अब यहां से ओमेगा यहां डाल दो तो ये आ जाएगा हाफ ICM, ओमेगा हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा r बाय ICM इंटू टी का स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, हाफ ICM ओमेगा एट दैट पॉइंट स्क्वायर, तो ये नीचे ICM स्क्वायर बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ICM। जब पूरा निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ICM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है रिंग का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे छोटी होगी रिंग की, तो हीट सबसे ज्यादा जनरेट होगी रिंग में, हीट सबसे ज्यादा जनरेट होगी रिंग में। दूसरा तरीका सोचने का, दूसरा तरीका सोचने का, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो जैसे ये बॉडी है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या फंडा लगाते हैं हम, ये कहते हैं सेंटर ऑफ मास अगर x गया, सेंटर ऑफ मास अगर x गया, और ये लाइन ऐसे बना दी मैंने, ये लाइन है A, ये लाइन है B, ये घूमेगा तो ये लाइन भी तो टेढ़ी हो जाएगी। हमने कहा ये लाइन मान लो कहां चली गई, ऐसे चली गई, ये वाला एंगल हो गया फाई, ये वाला एंगल हो गया फाई, ये R है। बेटा ये बताओ नो स्लिप कंडीशन क्या बोलेगी, नो स्लिप कंडीशन बोलेगी दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ। कैन आई से x इज इक्वल टू R फाई, ये नो स्लिप कंडीशन है। जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जब ये नीचे आया तो ये डिफरेंट अमाउंट घूम गया है। ये सोचो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस हुआ L, वो डिस्प्लेस हुआ L, फिर मैंने ऐसे बना दिया, ओके, यहां पर मैंने लाइन बना दी, इसको बोल दिया AB। जब ये यहां पहुंचा तो ये AB ऐसे नहीं बचा, ये AB भी ऐसे घूम गया, ये AB वाला कितना घूम गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया फाई। तो यहां पर ये L है, L इज नॉट इक्वल टू R फाई, L इज नॉट इक्वल टू R फाई, क्योंकि L इक्वल टू R फाई होता तो नो स्लिप कंडीशन हो जाता। तो कैन आई से हीट जनरेटेड इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग। हाँ या ना, हीट जनरेटेड इज काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन तो हो गया म्यू के mg cos थीटा, और क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ रबिंग हो जाएगा L माइनस R फाई, और फाई को कैसे लिख सकता हूं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये कैसे सोचा मैंने, रोटेशनल मोशन के लिए 3 इक्वेशन अलग से लगा दी, ओमेगा इज 0 प्लस अल्फा टी, फाई इज इक्वल टू 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा फाई। अब ये वाली इसलिए नहीं निकाली, मुझे फाइनल ओमेगा की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए कितना घूम गया, एंगल चाहिए कितना घूम गया, तो एंगल घूम गया वो फाई, तो हम ये कहेंगे फाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
सबका टी तो सेम है नीचे आने का, क्योंकि वो तो ट्रांसलेशन पे डिपेंड कर रहा था, एल इज हाफ ACM टी स्क्वायर, तो सबका टी सेम है, लेकिन अल्फा तो अलग अलग है, अल्फा तो अलग अलग है। तो क्या मैं कहूंगा जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जैसे रिंग का है, मैक्सिमम किसका होता है, रिंग का होता है, तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है, तो उसका अल्फा सबसे छोटा है, तो अल्फा सबसे छोटा रिंग का है, तो फाई सबसे छोटा रिंग का है, तो फाई सबसे छोटा रिंग का है, तो जब ये इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी सबसे बड़ी रिंग की है, और ये क्वांटिटी सबसे बड़ी अगर रिंग की है तो हीट जनरेटेड सबसे ज्यादा रिंग में होनी चाहिए। गॉट इट? अब बोल सकते हो। नहीं, क्योंकि जब ये, दैट इज द होल पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि जब ये x गया और ये फाई घूम गया, तो हम ये कहेंगे ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है, तो रबिंग हो नहीं रही। लेकिन मान लो ये कम घुमा होता, तो ये लेंथ माइनस ये लेंथ वुड बी डिस्टेंस ऑफ रबिंग। अगर घुमा ही नहीं होता देन दिस लेंथ विल बी डिस्टेंस ऑफ रबिंग। हाँ बोलो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग की सबसे छोटी होगी ना? हाँ, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ICM आ रहा था। ये रोलर ले लिया, ये रोलर ले लिया, और ये मान लो हमने डिस्क ले लिया, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। इस डिस्क के अराउंड मैंने रस्सी लपेट दी, और रस्सी लपेट के ऐसे गई, फिर यहां पर एक और पुल्ली लगाई। चलो ये आइडिया ले लेते हैं, और नीचे एक और मास टांग दिया स्मॉल m। एंड क्वेश्चन में गिवन है नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर। व्हाट डू आई मीन बाय नो स्लिपिंग एनीवेयर? तुम क्या मान के सॉल्व करोगे? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मान के सॉल्व करोगे। इसका मतलब तुम कौन सा फ्रिक्शन लेके सॉल्व करोगे? स्टैटिक लेके। ये क्वेश्चन टफ हो जाता अगर ये नो स्लिपिंग एनीवेयर ना बोलता, उसकी जगह क्या दे देता? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता। फिर तुम्हें चेक करना पड़ता कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, स्टैटिक मान के सॉल्व किया, स्टैटिक की वैल्यू निकाली, उसको μSn लिख दिया, फिर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, फिर चेक करना पड़ेगा जो इसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है उससे ज्यादा आ रहा है मिनिमम, या मिनिमम जो आ रहा है वो उससे कम आ रहा है। मिनिमम की से ज्यादा अगर फ्रिक्शन दे रखा है इसने, तो इसका मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा होगा, और मिनिमम जो मैंने निकाला उससे कम दिया हुआ इसने फ्रिक्शन, तो रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा होगा। हाँ या ना? तो इसने बहुत आसान किया, इसने कह दिया रोलिंग विद नो स्लिपिंग एनीवेयर, तो वो ये कहना चाह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लेके सॉल्व करो। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, ये आइडियल है तो इस पे भी टेंशन सेम लगेगा। नीचे मान लिया mg, ऊपर मान लिया नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर मानूं? कहीं भी मान सकते हैं, आगे भी मान सकते हैं, पीछे भी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब भी स्टैटिक लोगे तो हमें डायरेक्शन हमें पता नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन लेके सॉल्व कर दो, पॉजिटिव आएगा फाइन, नेगेटिव आएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने स्टैटिक मान लिया पीछे, पीछे मान लिया। अब ये बॉडी क्या हो रही है? ये घूमेगा ना ऐसे, देखो देखो ऐसे घूमेगा, तो इसका मैंने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लिया और एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया, इसका स्मॉल ए मान लिया। हाँ या ना? अब इक्वेशंस बनाना चालू करते हैं। पहले से ही देखो मैं बता रहा हूं,
पहले से मेरे दिमाग में होता है कि क्या क्या इक्वेशंस बनेंगी, तुम लोगों के दिमाग में नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। यू शुड रियली मेक अ पैटर्न आउट ऑफ इट कि क्या करना है। इसकी ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, इसकी ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, इसकी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, टॉर्क सीएम इक्वल टू आईसीएम अल्फा। एक बार नो स्लिप कंडीशन यहां लगेगा और एक बार नो स्लिप कंडीशन यहां लगेगा, क्योंकि इसने कहा है नो स्लिपिंग एनीवेयर। तो हमने कहा भाई इसकी इक्वेशन हो गई mg माइनस टी इज ma, इसकी हो जाएगी t माइनस fs इज m acm। नॉर्मल इक्वल टू mg तो हो ही गया, नॉर्मल इक्वल टू mg तो हो ही गया, हाँ या ना। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टेंशन कैसे टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे देगा, आई थिंक सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज ही दे रहा है। तो ये आ जाएगा टी आर प्लस एफ आर इज एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। डिस्क दिया है ना, दैट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज शुड बी आईसीएम अल्फा। अब नीचे वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन, एसीएम ऐसे माना है और अल्फा ऐसे माना है, तो आर अल्फा इधर हो गया और नीचे वाले पॉइंट का हो गया 0। तो इक्वेशन लिखेंगे a माइनस आर अल्फा इज 0, इसका एसीएम इधर है और अल्फा ऐसे है तो आर अल्फा भी इधर हो गया, दैट इज स्मॉल a। सो हम कहेंगे एसीएम प्लस आर अल्फा इज स्मॉल a। गॉट इट। कितने अननोन है, टी एफ एस ए अल्फा ए, 5 अननोन है, 5 अननोन है और ये इक्वेशन कितनी है 5। सॉल्वेबल है, क्या है, सॉल्वेबल है। अगर एक्सेलरेशन चाहिए, किसकी चाहिए, मान लो डिस्क की चाहिए, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क चाहिए। चलो देखते हैं, सॉल्व तो हो जाना चाहिए। कैपिटल ए चाहिए तो मुझे टेंशन को भी उड़ाना है और एफ को भी उड़ाना है। एक बार इन दो इक्वेशंस को कर दो ऐड, एक बार इन दो को कर दो ऐड। अगर इन दो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक आर काट के ऐड करना, तो ये आ जाएगा 2t इज ma प्लस आर अल्फा को लिख देना acm, दैट इज ma बाई 2। तो ये आ जाएगा 3ma बाई 2, 2t इज 3ma बाई 2। गॉट इट। फिर इस इक्वेशन को उठा लो, इसमें आ रहा था mg माइनस टी स्मॉल ma, उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऐड कर दो, 2t कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2mg is 2m small a plus 3 capital M capital A by 2। मोर ओवर स्मॉल a को लिख सकते हैं 2a, क्योंकि आर अल्फा और एसीएम सेम था, तो स्मॉल a को लिख सकते हैं 2a, हाँ या ना। सो ये आ गया, एक सेकेंड, ये 4 हो गया ना, सॉरी ये 2a हो गया, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया, तो 4mg अपॉन 8m प्लस 3m, दैट्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क या सॉलिड सिलेंडर फॉर दैट मैटर। इट माइट हैव बीन सेड कि इट इज सॉलिड सिलेंडर, बात एक ही है। गॉट इट बेटा। सो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मतलब ठीक है, स्मॉल ए भी निकल जाएगा। अब मैंने मुझे कुछ और मजे लेने थे, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना था, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना था। निकल सकता है, लग रहा है तुम्हें टफ है, कुछ मत करो। आई थिंक इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो तो टेंशन उड़ जाएगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो तो टेंशन उड़ जाएगा। तो इन दो इक्वेशनों को उठाते हैं। फिर एक कैपिटल ए पता था हमें, रुको इधर देखो, इसमें से ये माइनस किया है तो टेंशन उड़ा और 2f बन गया, तो 2fs इज, ये आर अल्फा कितना था, कैपिटल ए, ये बना कैपिटल M कैपिटल A बाई 2 माइनस कैपिटल M कैपिटल A, दैट इज माइनस ma बाई 2, तो ये बन गया माइनस
ma/2। fs कितना आ रहा है, fs कितना आ रहा है, -m/4, कैपिटल M/4, a हो गया 4 स्मॉल mg अपॉन 8m प्लस 3m। फोर से 4 कट गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, कुछ अजीब सा आ रहा है, -mmg अपॉन 8m प्लस 3m। पहली चीज तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता होगा। बहुत अजीब बात है। ये डिस्क है, ये डिस्क है, और ऐसे ऊपर टेंशन लग रहा है, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, आगे लग रहा है, हाँ या ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, mmg अपॉन 8m प्लस 3 कैपिटल M। इसको लिख दो स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर मैं μs नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना था, कैपिटल mg, कैपिटल mg कट गया, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, स्मॉल m अपॉन 8m प्लस 3 कैपिटल M। कल वो क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता तो ये वैल्यू निकल के आई मान लो 0.5, तो अगर वो 0.6 दे देता तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यही केस रहता, फिर स्टैटिक लग रहा होता और आगे लग रहा होता। और अगर वो ये 5 वैल्यू 0.5 निकल के आई मान लो, और वो दे देता 0.2 या 0.3, तो फिर आगे की तरफ काइनेटिक लगता। पहली बात तो आगे की तरफ लगता और काइनेटिक लगता। और फिर कौन सी इक्वेशन नहीं लगती, ये वाली नहीं लगती, ये लगती, ये लगती नो स्लिप कंडीशन, ये वाली नहीं लगती, क्योंकि a माइनस आर अल्फा इस केस में 0 नहीं होता, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये पॉइंट स्लाइड मार रहा है। एसीएम तो पॉजिटिव आ रहा, जा तो आगे ही रहा है। इसको तुम ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, जोर से इसको खींचो तो ये घिसटते हुए आगे जाएगी, ये ऐसे घूम तेज गई, घूम तेज गई तो नीचे वाला पॉइंट घिसटेगा और आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट पीछे जा रहा होगा। इतना तो बात की बात है, मैंने तो तुम्हें टेक्निकल तरीका बताया, तुम क्या सोच रहे हो उसके बाद वो घिस कैसे रहा है और किधर की तरफ जा रहा है। भाई इतना समझ में आ रहा है, इधर काइनेटिक लगता अगर, तो इसका मतलब पॉइंट की वेलोसिटी तो लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या नहीं आई, पक्का नहीं भी समझ में आ रहा तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि कैसे करना चाहिए, कि जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आए तो स्टैटिक मान के सॉल्व करना, और स्टैटिक मान के सॉल्व करना, और स्टैटिक की डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है वेल एंड गुड, नेगेटिव आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड। और फिर वो क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बना सकता था कि व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट इट डज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। गॉट इट। सपोज करो क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन है, मैंने कहा था जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो ऑन ग्राउंड, क्वेश्चन में बोले तो हमेशा क्या मानोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों मानोगे, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही तो काइनेटिक तो नहीं मानोगे। कौन सा फ्रिक्शन मान के सॉल्व करोगे, हमेशा स्टैटिक मान के सॉल्व करोगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, you always assume static friction and you can assume any direction, and if it comes out to be positive then it is fine, and if it comes out to be negative then it is in opposite direction, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। ये ले लिया, ये सॉलिड स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, और यहां पर इसके अराउंड रस्सी को लपेटा गया, उस रस्सी को फिर यहां लेके आए, एक पुल्ली ली और यहां पर एक मास m टांग दिया।
क्वेश्चन में कह दिया सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, इस वाले का मास स्मॉल एम है, ये पुली हमारी आइडियल है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन given no slipping anywhere, given no slipping anywhere। गाइज जैसे ही इसने बोला नो स्लिपिंग एनीवेयर, आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेके सॉल्व करना है, हाँ या ना? क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला है इसने ग्राउंड पे। जब भी ये कह रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड हो रहा है, इसका मतलब ग्राउंड पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। मैंने कहा नीचे लग रहा है mg, कैपिटल mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर लूं? कहीं भी ले लो, स्टैटिक पीछे ले लिया, इधर टेंशन आगे ले लिया, टेंशन तो टी लगेगा, और ये आइडियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम ही रहेगा। mg इधर हो गया। हाँ सर अब आप लिखा है अल्फा ऑफ m भी ऐसे वो नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, ACM अल्फा और इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो ACM, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो सेंटर के अबाउट अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन ले लो स्मॉल ए। डज दैट मेक सेंस? भाई सेंटर पे देख, ये जीआरबीएम कर रहा है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन। जब ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी ACM, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगी अल्फा। तुम कहोगे ऐसे ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जीआरबीएम में एक तो ट्रांसलेशन का ले लेते हैं, एक एंगुलर का ले लेते हैं। ये जीआरबीएम वाला क्वेश्चन है या नहीं है? और इसकी एक्सेलरेशन ले ली स्मॉल ए। अब यहां पर इक्वेशंस बनाना चालू करो, उसकी ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? mg माइनस टी इज ma, t माइनस fs इज macm, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट्स tr प्लस fsr, वो भी ऐसे ही, इज ICM दैट इज 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल से 5 अननोन होंगे, एक टी, एक स्टैटिक, एक ACM अल्फा एंड स्मॉल ए। इक्वेशन बनी दो बनेंगी नो स्लिप कंडीशन से। यहां नो स्लिप लग रही है, हाँ लग रही है, तभी तो उसने कहा है नो स्लिपिंग एनीवेयर। और जब भी जमीन पे नो स्लिपिंग होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। यहां पर ACM ऐसे माना है तो ACM इधर हो गया और R अल्फा इधर हो गया, हाँ या ना? हाईएस्ट पॉइंट का ACM ऐसे हो गया, R अल्फा ऐसे हो गया, और इसका A ऐसे है तो इसका A ऐसे हो गया। नीचे वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन हो जाएगा ACM माइनस R अल्फा इज 0, और हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल ए। ये नो स्लिप कंडीशन हमारा नीचे वाले पॉइंट पे हो गया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो गया, हाँ या ना? रस्सी और डब्बे के बीच में। अब कितने अननोन हैं? 5 इक्वेशन, 5 अननोन। टेक्निकली सॉल्व हो जाना चाहिए। तो पता है आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड FS। बाकी तो निकल जाएगा, एक्सेलरेशंस भी निकल जाएंगी, मुझे FS चाहिए। करो सॉल्व, मुझे FS चाहिए। एवरीबॉडी सॉल्व दिस 5 इक्वेशंस एंड फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये R कट गया, ये R अल्फा हो गया, R अल्फा को लिख दिया ACM, ये ACM हो गया, ठीक है, और इसको लिख दिया 2ACM, ये 2ACM हो गया। अब ये 3 इक्वेशन हो गई, टेंशन में, फ्रिक्शन में और ACM में, टेंशन में और फ्रिक्शन में और
ACM में। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो फ्रिक्शन चला जाएगा, 2T आ जाएगा। और फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो टेंशन भी चला जाएगा। इन दो को ऐड करूंगा तो फ्रिक्शन जाएगा, फिर टेंशन 2T आएगा, 2T और 2T भी कट जाएगा। तो कितना बन रहा है 2mg इज इक्वल टू 4 स्मॉल m कैपिटल A प्लस कैपिटल M कैपिटल A प्लस 2/5 कैपिटल M कैपिटल A। गॉट इट? तो कैपिटल A आ गया 2mg अपॉन 4m प्लस 7/5 कैपिटल M। तो ये आ रहा है 10mg अपॉन 8m प्लस 7 कैपिटल M। यहां तक सही है? ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, हाँ या ना? अब इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दूं, इससे और इसमें से टेंशन एलिमिनेट कर दो, स्टैटिक फ्रिक्शन रह जाएगा। तो दिस माइनस दिस कर दूंगा तो 2fs आ जाएगा। 2fs इज 2/5 ma माइनस ma। सो 2/5 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/5। तो माइनस 3/5 कैपिटल M कैपिटल A। कैपिटल A कितना आ रहा है 10mg अपॉन 8m प्लस 7 कैपिटल M। हाँ या ना? ये 2 आ गया और ये 2 कट गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया -3 mmg अपॉन 8m प्लस 7m। ये किसी का आया था? ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती? 10th क्लास में भेज दें लीनियर इक्वेशंस। हाँ जी, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? एक तो नेगेटिव आ रही है, तो सोचो इसमें हो क्या रहा है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर होता, ऊपर टेंशन ऐसे लगता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली कहां पे लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है। यही तो बोलना चाह रहा है ये। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 mmg अपॉन 8m प्लस 7m। कितनी आ रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3 mmg 8m प्लस 7m। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने बोला था नो स्लिपिंग एनीवेयर। उसकी जगह ये बताता नहीं कि नो स्लिपिंग एनीवेयर है या नहीं है, उसकी जगह क्या दे देता क्वेश्चन में? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता मान लो। तो मैं एक नया क्वेश्चन बना सकता हूं कि फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो पाए। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना चाहिए, इसको लिख दो म्यूएस मिनिमम इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना था? कैपिटल एम जी। नॉर्मल कितना था? कैपिटल एम जी। कैपिटल एम जी कट गया, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है 3 स्मॉल m अपॉन 8 स्मॉल m प्लस 7 कैपिटल M। इतना कम से कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। मान लो ये वैल्यू मान लो कितनी आ रही है 0.5 आ रही है, मासिस ऐसे दिए, मान लो ये वैल्यू 0.5 आ रही है। तो अगर वो क्वेश्चन में कहता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही होगी। और अगर वो कह देता कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3, तो इसका मतलब रोलिंग विद स्लिपिंग होगा। और साथ में काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। नहीं समझ में आया? अगर क्वेश्चन बना उसने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू
मिनिमम का आधा। तो वैल्यू दे दी ना कुछ, मान लो वहां पे 0.5 आ रहा था वैल्यू और ये इसने दे दिया 0.25 दे दिया। आई एम जस्ट रेंडमली सेइंग ओके कि ये 0.5 आ रहा था और ये 0.25 दे दिया। तो हम ये कहेंगे इस केस में क्या आएगा, इधर लगेगा t, इधर लगेगा म्यू के कैपिटल mg, इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी acm, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी अल्फा, इस पे इक्वेशन बन जाएगी t प्लस म्यू के कैपिटल mg इज macm, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगी tr माइनस म्यू के कैपिटल mg r इज 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। इस छोटे वाले डब्बे पे क्या हो जाएगा, ऊपर लगेगा t, नीचे लगेगा mg, नीचे एक्सेलरेशन हो जाएगी a, इसकी इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस t इज ma। हाँ या ना? अननोन कितनी है इसमें, एक टेंशन है अननोन, एक acm अननोन है, एक अल्फा अननोन है, एक स्मॉल a अननोन है। तुम कहोगे एक अननोन कम हो गया, हाँ कम हो गया ना, अब स्टैटिक थोड़ी लग रहा है, अब तो काइनेटिक लग रहा है। अब तुम्हारे पास 4 अननोन है और इक्वेशन सिर्फ 3 है, इसकी ट्रांसलेशन रोटेशन, इसकी ट्रांसलेशन। ऊपर वाले पॉइंट पे तुम कह दोगे acm और r अल्फा का सम शुड बी स्मॉल a, acm प्लस r अल्फा का सम शुड बी स्मॉल a। ये इक्वेशन वैलिड होगी। और कौन सी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, तुम acm माइनस r अल्फा को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तुम यहां पे ये नहीं कह सकते कि acm इज इक्वल टू r अल्फा, वो नहीं है। ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे F लगा दिया और ये कह रहा है कि ये क्या कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और इसने जानबूझ के काम करे, हम जनरल केस कर लें, क्यों किसी पर्टिकुलर केस में जाए, MKR दे दिया, हाँ या ना? और ये बोला है क्वेश्चन में कि ये क्या कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब कौन सा केस है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, और F इसका मतलब क्या होगा, गिवन क्वांटिटी होगा। F के टर्म्स में आंसर निकालना है, हमें क्या करना है, F के टर्म्स में आंसर निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एंगुलर स्टैटिक फ्रिक्शन, 3 अननोन्स। क्वेश्चन अलग, सॉल्यूशन अलग। हमने कहा भाई ऐसे है, इधर F लग रहा है, इधर मान लो स्टैटिक लग रहा है, नीचे मान लो mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। इधर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया acm, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा। क्या इक्वेशन बन जाएगी, F माइनस fs इज macm, फिर fr प्लस fsr इज ICM अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास fr plus FSR is ICM alpha, and moreover A minus R alpha, A minus R alpha is 0, A minus R alpha is 0। मान लो उसे एक्सेलरेशन ही चाहिए, तो स्टैटिक को एलिमिनेट करना है, इस R को नीचे लेके जाओ, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2F is MACM प्लस mk स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर इंटू a, हाँ या ना? ये आ जाएगा 2f अपॉन m 1 प्लस k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। गॉट इट? तो ऑब्वियसली वो जनरल लेके नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, डिस्क के केस में क्या होगा। तो डिस्क के केस में मैं तो जनरल कराऊंगा, डिस्क में क्या कर दोगे, k स्क्वायर को लिख दोगे r स्क्वायर बाय 2,
या डिस्क मान के ही सॉल्व कर देना सीधा, यहां पर और भी अच्छा रहेगा, आईसीएम की जगह mr²/2 लिख देना। तो r²/2 करोगे, r कट जाएगा और ये 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 4f/3m। दैट्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आ गया 4f/3m। गॉट इट। अब व्हाट अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन? अब या तो a की वैल्यू डालो, या बेटर क्या होता है कि ACM इक्वल टू R अल्फा कर देते हैं। ACM इक्वल टू R अल्फा, F माइनस FS अपॉन M, ये ACM हो गया। R अल्फा कितना होगा FR प्लस FSR इंटू R अपॉन MK²। हाँ या ना? M और M काट दो, ये आ जाएगा कैपिटल F 1 माइनस r²/k² अपॉन 1 प्लस r²/k² इज FS। इन जनरल केस ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो रिजल्ट आया इसको देख के थोड़ा सा ना स्टडी करते हैं। ये बहुत मस्त रिजल्ट आया है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा r से कम होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा r से कम होगा। क्यों? रिंग का मैक्सिमम होता है, एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि अगर जैसे रॉड को घुमाओ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/3, तो इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो कितनी दूरी पे L/√3 पे, सो दैट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr², तो वो हो जाएगा m L/3 का स्क्वायर, दैट इज ml²/3। तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड so that it has the same moment of inertia about the same axis, that's called as radius of gyration. Can I say radius of gyration would always be less than the furthest point of the body from that axis? क्या मैं ये कह सकता हूं इन जनरल L से तो छोटा ही होगा? क्यों? क्योंकि L से छोटा इसलिए होगा क्योंकि बीच में भी तो मासेस हैं। हाँ या ना? L तो तब होता जब इस रॉड के यहां पर मास होता ही नहीं, सारा मास क्या होता? एंड पे होता। तो क्या मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन वुड ऑलवेज बी लेस देन द फर्देस्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये रॉड है और ये एक्सिस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मुझे मालूम है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा L/√12, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं L/2 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि L/2 तो तब होता रेडियस ऑफ गायरेशन जब सारा मास इत्थे होता, एंड पे होता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिंग है और ये एक्सिस है, तो रिंग पे तो सारा मास r डिस्टेंस पे ही है, तो उसका r आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन और सब बॉडीज में तो पहले भी मास है ना, डिस्क ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, ऐसे एक्सिस ले लें, तो उन सब में मास पहले भी है, बीच में भी है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन r से तो छोटा आएगा ही आएगा। तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन वुड बी r। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब इस रिजल्ट को देखा, जो इस फंडे को देख लिया हमने कि रेडियस ऑफ गायरेशन वुड ऑलवेज बी लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि k की वैल्यू हमेशा r से छोटी आएगी, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा। हाँ, क्योंकि ये r से छोटा है, तो ये r²/k² हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस ग्रेटर देन 1 विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जब तुम ऊपर F लगाते हो, इनवेरिएबली स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या रहा होगा? ये वाला पॉइंट पीछे जाना चाहता है,
क्योंकि इस ऐसे एफ लगाते हो तो कुछ एसीएम होता है, कुछ अल्फा होता है, और टेक्निकली आर अल्फा एक तरीके से ज्यादा बड़ा होना चाह रहा है एसीएम से। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। तो जब तुम हाईएस्ट पॉइंट पे एफ लगाते हो तो इनवेरिएबली मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ लगना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर केस, इन द केस ऑफ रिंग। बिकॉज इन द केस ऑफ रिंग k square is r square, that means static friction is actually जीरो। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत मस्त बन सकता है कि अगर रिंग है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे तुम F लगा दो, तो क्वेश्चन ये बनते हैं ना, कई बार ये कहते हैं क्वेश्चंस में, कैन अ बॉडी डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन बॉडी। मैंने तो इनवेरिएबली तुम्हें क्या बोला है कि that you have to assume static friction in all the cases, लेकिन that is not true, because if you apply force at the highest point in the case of ring, it will do rolling without slipping and the static friction would be zero। समझ में आ रहा है? तुम कहोगे ऐसा क्यों हो गया, मैथमेटिकली हो गया। या ये कहो कि अगर रिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे F लगाते हो तो उस F की घुमाने की टेंडेंसी और चलाने की टेंडेंसी सेम होती है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि रिंग के केस में अगर हाईएस्ट पॉइंट पे F लगाते हो तो उस F की चलाने की टेंडेंसी और घुमाने की टेंडेंसी इतनी है कि A इक्वल टू आर अल्फा, ACM इक्वल टू आर अल्फा विदाउट द नीड ऑफ एनी फ्रिक्शन हो जाता है, और बाकी सब में समहाउ घुमाने की टेंडेंसी शायद ज्यादा होती है और चलाने की टेंडेंसी कम होती है, तो वो नीचे वाला पॉइंट पीछे घूमने की कोशिश करता है और स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया। साइड में लिख भी सकते हैं कि रिंग के केस में अगर फोर्स लगाई जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर जाएगा इवन ऑन स्मूथ ग्राउंड विदाउट नीड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट बना है। अगर कोई बॉडी है और हाईएस्ट पॉइंट पे F लगता है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे की तरफ, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवाना है तो, हाँ या ना। और अगर रिंग होता है और F लगाओगे तो यहां पर वो A और अल्फा ऐसा होगा, A इक्वल टू आर अल्फा भी होगा, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा भी, और स्टैटिक की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, हाँ या ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दिस इज इन द केस ऑफ रिंग। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर हमने नया क्वेश्चन बनाया और सेंटर पे F लगा दिया, और फिर जनरल केस ले लो MKR, क्या ले लो, MKR, और ये कह रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है ये। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया है? इन द केस ऑफ अ जनरल केस अगर सेंटर पे F लगा देता तब स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा अगर वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर पीछे मान लो स्टैटिक, ACM इधर हो गया, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस है ACM ऐसे मान लिया, अल्फा ऐसे ही मान लेना। क्या इक्वेशंस बनेंगी? F माइनस FS इज MACM। टॉर्क कौन देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? स्टैटिक फ्रिक्शन ही देगा, तो वो हो जाएगा FSR इस डायरेक्शन में इज MK स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना। और A माइनस R अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। दैट्स नो स्लिप कंडीशन एट द पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन क्या कह देगा? ACM इज R अल्फा, या ACM माइनस R अल्फा शुड बी
जीरो, ACM माइनस आर अल्फा इज जीरो। देखो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कर लोगे। ACM अल्फा और FS तीन ही तो अननोन है, मुझे FS चाहिए इस बार। F माइनस F बाई M इज FR स्क्वेयर बाय MK स्क्वेयर। ये ACM लिखा और ये R अल्फा लिखा, M कट गया बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है? F अपॉन 1 प्लस R स्क्वेयर बाय K स्क्वेयर। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब सेंटर पे अगर F लगाते हो तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता है। तुमने बॉडी उठाई, इधर देखो जो मैं रिजल्ट बना रहा हूं, बड़ा खतरनाक चीज हुई है। अगर तुमने यहां F लगाया, यहां F लगाया, इन जनरल उसकी घुमाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और चलाने की कम होती है, क्योंकि टॉर्क ज्यादा लगता है, ज्यादा दूर पे फोर्स लगाओगे तो उसकी टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो आर अल्फा ज्यादा होने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू ACM। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है आगे। होता क्या है, जैसे जैसे तुम F को नीचे ले आते हो तो टॉर्क कम होती जाती है, टॉर्क कम हो जाती है तो FS की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, वो और कम हो जाएगा। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा F का कि जहां पर F लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। और उसके नीचे F लगाओगे, उसके नीचे F लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगने लगेगा? पीछे। और नीचे लगाओगे तो और पीछे, और सेंटर पे लगाओगे तो डेफिनेटली सब केसेस में पीछे। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हाँ, ये बात अलग है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहां पर F लगाई जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बिना ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो जाए। ये जो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे F लगाई जाए, ये रिंग के केस में तो सीधा क्या आ गया? टॉप मोस्ट पॉइंट ही आ गया। लेकिन जैसे डिस्क है, इस केस में डिस्क में फ्रिक्शन किधर लग रहा था? आगे। और डिस्क में इस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सेंटर पे F लगाते हैं तो पीछे। इसका मतलब डिस्क में कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा जहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ या ना? स्टैटिक फ्रिक्शन के बिना वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि मैं किस x पे, सेंटर से किस x पे F लगाऊं कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर जाए, विदाउट नीड ऑफ FS। या ये कहो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर जाए ऑन स्मूथ सरफेस। ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर जाए ऑन स्मूथ सरफेस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम ये कह सकते हैं, ऐसा करेंगे, इसका ACM मान लो, अल्फा मान लो, ठीक है? ये बताओ स्टैटिक लेना है इसमें? वही तो कह रहा है कि नहीं लेना, लेकिन नो स्लिप कंडीशन लेनी है। हाँ लेनी है। तो ACM और R अल्फा क्या हो जाना चाहिए? नीचे वाले पॉइंट से नो स्लिप कंडीशन लगाओगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो नीचे वाला पॉइंट तो जीरो पे है, तो A शुड बी इक्वल, A माइनस R अल्फा शुड बी जीरो। ये तो हो गया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन। और इक्वेशन क्या आएगी ट्रांसलेशन की? बेटा ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या है? F नेट इज MA वाली जो है वो क्या बोलेंगे? F इज MA, F इज MA। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन क्या बोलोगे? टॉर्क इक्वल टू ICM अल्फा वाला Fx इज MK स्क्वायर अल्फा। Fx इज MK स्क्वायर अल्फा। मुझे क्या निकालना है इसमें? फाइंड x। क्वेश्चन था फाइंड x, फाइंड x। तो एक काम करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे तो f कट जाएगा, m भी कट जाएगा, और a को लिख देना R अल्फा, क्योंकि हाँ नो स्लिप कंडीशन था, तो अल्फा भी कट जाएगा।
एक्स क्या आ गया, के स्क्वायर बाय आर, एक्स क्या आ गया, के स्क्वायर बाय आर, एक्स आ गया के स्क्वायर बाय आर। अब सोचो रिंग के लिए के स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, तो रिंग के केस में तो एक्स आ गया आर। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या हो गया, एक्स आ गया 2r बाय 5। डिस्क के केस में क्या आ गया, x आ गया r बाय 2, क्योंकि x आ रहा है के स्क्वायर बाय r। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r बाय 5, दैट इज 0.4r। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर में 0.4r पे f लगाऊंगा तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी करेगा, a इक्वल टू आर अल्फा भी होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। और इससे अगर ऊपर f लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, और इसके अगर नीचे f लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब बात समझ में आई है?